हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी का केमिस्ट्री का टीचर, आपका मेंटर और आप सभी का फ्रेंड। वेलकम टू केमिस्ट्री मंत्रा। आओ केमिस्ट्री से केमिस्ट्री बैठाएं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वन शॉट वीडियो है बायोमोलिक्यूल्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 ऑफ योर 12th बुक जो है वो कंप्लीट होने जा रही है। तो आज अपन बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करेंगे। यूनिट 14 1 गो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो साथ ही मेरे साथ बने रहिए सेशन में, पूरे सेशन में एक्टिव रहिए। साथ के साथ नोट बुक और अपनी पेन लेके बैठिए, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए मेरे साथ और चीजों को समझिए और यहीं पर इस बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट कर लीजिए। मैं कहता हूं कि व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि हाँ उस दिन ये कंप्लीट करेंगे। फटाफट इस वीडियो को देखते देखते तुरंत ये चैप्टर को है समाप्त कर दीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस टॉपिक का बेनिफिट उठा सके। तो बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? बायोमोलिक्यूल्स, देखो बायो और मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं। जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे अंदर क्या है? डिफरेंट नॉन लिविंग केमिकल कंपाउंड्स है। कार्बन के कंपाउंड्स है, सल्फर के है, हाइड्रोजन है, तो ये सब मेरे अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या है? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो बायोमोलिक्यूल रिफर टू एनी मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करता है उसको। एंड बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब सारे मेरे क्या है? बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, वन बाय वन इसको कवर करते चलेंगे, साथ के साथ याद करते चलेंगे। बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन, इस पूरे चैप्टर में अपन किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, इन सब चीजों के बारे में आपको मैं वन बाय वन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या कहते हैं? सैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? सैकेराइड मतलब होता है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट और शुगर क्या है? रिलेटेड वर्ड्स है। ठीक है, सैकेराइड क्या है? ग्रीक वर्ड सैकेरॉन से मिलके बनता है, इसका मतलब होता है शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्राइमरीली क्या जो है प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही ज्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल अपन डे टू डे लाइफ में सर क्या देखते हैं? जैसे पोटैटो, आलू तो आप सब देखते ही होंगे। तो आलू में क्या होता है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ग्लूकोज जैसे पार्ले जी की बिस्कुट खाते हैं और डिफरेंट ग्लूकोज की बिस्कुट खाते हैं, उनमें भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, ग्लूकोज, केन शुगर में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी? CxH2O होल Y, ये मेरे कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये क्या है बच्चों? ये सर एक ग्लूकोज है। इसके जनरल फॉर्मूले में लिख सकता हूं? बिल्कुल, चेक कीजिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? C6H2O होल थ्राइस, होल 6 ऑन। ठीक है, तो क्या ये आ गया फॉर्मूला C6H2O होल Y? तो क्या ग्लूकोज को मैं CxH2O होल Y के फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? बिल्कुल। तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O होल Y। क्या सर सारे कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला ये होता है? नहीं, नॉट रियली। कुछ मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O होल Y। अब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर एक्चुअल डेफिनेशन पे आइए तो ऊपर की बात प्लांट्स में होता है, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। बट अगर अपन टेक्निकली या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स? सो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड। होता क्या है? देखो, ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड का मतलब यह होता है कि अपन ने बात की थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, वो या तो लीवो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। प्लेन पोलराइज को पोलराइजोमीटर के थ्रू पास करते हैं, तो या तो उसको राइट में या लेफ्ट में टर्न कौन करता है? ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट्स करते हैं। तो ग्लूकोज क्या, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसमें क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी पॉली OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चों, पॉलीहाइड्रोक्सी, और या तो कीटोन ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बहुत इजी है डेफिनेशन। ओके सर, अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करता हूं तो कितनी यूनिट मुझे ऑब्टेन होती है? उस बेसिस पे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। पहले मोनोसैकेराइड,
फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। अब वन वन इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। पहली बात करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ऐसी यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है जिसको फर्दर अपन हाइड्रोलाइज या फर्दर अपन ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। इनके बारे में वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे, बट अभी जानना ही है कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। ओलिगोसैकेराइड, अगर मैं किसी भी ओलिगोसैकेराइड की बात करूं और उसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं और उससे 2 से 10 मोनोसैकेराइड अगर मुझे मिल रहा है तो उस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब 10 से ज्यादा अगर मुझे मोनोसैकेराइड मिल रहा है हाइड्रोलाइसिस करने पे किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, तो उस तरीके के कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो ये थी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। आई थिंक इतना क्लियर है आपको। इन सब के आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए और इसको देखते जाइए। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपन। एक नोट डाल लीजिए, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट को मैं रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इन दो तरीके से भी क्लासिफाई करता हूं। नोट डाल के रख लीजिएगा। अगर मैं क्या करूं, कार्बोहाइड्रेट को, अगर कार्बोहाइड्रेट मेरा फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो वो मेरा कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। प्लीज नोट इट डाउन। अगर मेरा कार्बोहाइड्रेट जो है वो फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है तो वो कार्बोहाइड्रेट मेरा क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। क्लियर है बच्चों पार्टी? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं वन बाय वन मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो क्या होता है? विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मोनोसैकेराइड को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि उस मोनोसैकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है और उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है वो। अगर एल्डिहाइड कंटेन करता है वो मोनोसैकेराइड तो उस मोनोसैकेराइड को एल्डोस बोलते हैं। अगर वो मोनोसैकेराइड अपने अंदर कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है तो उस मोनोसैकेराइड को क्या बोलते हैं? कीटोस। सर कुछ एक एग्जांपल बताइए। आइए एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन एटम है तो 3 को हम बोलते हैं ट्राइओस। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? ट्राइओस। अगर 3 कार्बन एटम के साथ एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं? एल्डो ट्राइओस। एल्डो क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ट्राइओस क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है। लाइकवाइज अगर फॉर एग्जांपल 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? पेंटोज। पेंटोज। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? कीटो पेंटोज। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? एल्डो पेंटोज। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई मोनोसैकेराइड फर्दर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो मेरा जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या होता है? ये मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है अभी बात करेंगे, कैसे मैं लिंक करूंगा वन बाय वन अपन चेक करेंगे। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ये मानता हूं कि इस चैप्टर का ये है जिसमें बोर्ड में पक्का से इससे क्वेश्चन आएगा ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज क्या होता है? ये अपने जो है नेचर में या तो कंबाइंड फॉर्म में या फ्रीली दोनों तरीके से मिलता है। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट होता है। बहुत डे टू डे लाइफ में अपन ग्लूकोज यूज करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल। स्वीट फ्रूट्स, हनी, इनके अंदर अपन को ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे करते हैं? 2 तरीके से प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम सुक्रोज या तो केन शुगर या फ्रॉम स्टार्च। 2 तरीके से अपन इसको प्रिपेयर करते हैं, या तो सुक्रोज से प्रिपेयर करते हैं या स्टार्च से। सबसे पहले सुक्रोज की देखो सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। जब इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं इन एसिडिक मीडियम, किससे? एसिडिक मीडियम में, तो मुझे दो यूनिट मिलती है सेम केमिकल फॉर्मूले की, C6H12O6 और C6H12O6। एक यूनिट क्या कहलाती है? ग्लूकोज, एक कहलाती है फ्रक्टोज। तो याद रहेगा केन सुक्रोज को जब मैं वाटर से रिएक्ट कराता हूं इन एसिडिक मीडियम तो क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है एंड फ्रक्टोज मिलता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम स्टार्च। अब देखो स्टार्च क्या होता है? एक पॉली जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होता है। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? C6H10O5। इनके डिफरेंट पॉली चेन्स इसमें कनेक्टेड होती है। जब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं और कितना टेम्परेचर रखता हूं? 393 केल्विन एंड 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इट गेट कन्वर्ट इनटू N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज के बारे में क्या जानना है? इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? 2 तरीके से। एक सुक्रोज को वाटर से रिएक्ट करते हैं इन एसिडिक मीडियम। जब सुक्रोज से प्रिपेयर करते हैं तो सर 2 चीजें मिलती है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, और दोनों ही अलग अलग नाम होता है। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। क्यों सर? जब केमिकल फॉर्मूला सेम है तो नाम अलग अलग क्यों है? अभी बताऊंगा आगे जाके क्यों। क्योंकि डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ पंगा है, या तो फंक्शनल ग्रुप अलग है या कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन की बात है, तो वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अपन ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्लूकोज का क्या है? फ्रॉम
स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। जब इसको मैं वाटर से रिएक्ट कराता हूं इन एसिडिक मीडियम अगेन, बट द डिफरेंस इज व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग टेम्परेचर 393 केल्विन एंड प्रेशर 2 से 3 एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो व्हाट आई गेट इज n यूनिट ऑफ ग्लूकोज, नो यूनिट ऑफ फ्रक्टोज इज ऑब्टेन व्हेन आई ट्रीट स्टार्च इन वाटर। ओके, ये क्लियर है? तो ये था मेरा प्रिपरेशन। ठीक है, आगे मूव करें। अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। देखो, ग्लूकोज इज बेसिकली वाज एल्डोहेक्सोज होता है। एल्डोहेक्सोज मतलब हेक्सोज मींस 6 कार्बन होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, और एल्डो क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डो अभी बताया था ना, जैसे पेंटोज था, तो पेंटोज मतलब 5 कार्बन, और एल्डो पेंटोज मतलब एल्डिहाइड प्लस 5 कार्बन वाला। ये क्या है? एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, बस याद रखना। क्या? 6 कार्बन होते हैं सर, और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। इसको डेक्सट्रोज, स्मॉल डी, डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ग्लूकोज क्या होता है? डेक्सट्रोज भी होता है। प्लीज नोट इट डाउन। व्हाई इट इज डेक्सट्रोज? बिकॉज इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? अब स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बहुत सारे स्ट्रक्चर अपन देखते हैं ग्लूकोज के। ठीक है सर, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखेंगे, हावर्ड्स स्ट्रक्चर देखेंगे। ये क्या क्या बोल रहे हो सर? कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 बाय 1 सब याद का हो जाएगा आपको। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बहुत स्पेशलिटी होती है। अब स्ट्रक्चर्स ऐसे तो आए नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स आए, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और कुछ एविडेंस मिले। तो 1 बाय 1 में वो एविडेंस आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों आया। तो आइए स्टडी करते हैं अपन स्ट्रक्चरल एविडेंसेस। क्या क्या स्ट्रक्चर एविडेंसेस है? पहला, जब मैंने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को HI के साथ हीट किया। व्हाट इज HI? सर HI एक क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? आई सी इट ग्लूकोज गेट रिड्यूस्ड इनटू एन हेक्सेन। तो ये क्या बता रहा है कि ग्लूकोज की चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6 कार्बन, और 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है। कैसे पता चला? क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट एन हेक्सेन आया, जब मैंने HI के साथ इसको प्रोलॉन्ग्ड हीट किया तो मेरा क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन में क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन ही तो रिमूव होती है या हाइड्रोजन जुड़ जाती है, कार्बन में तो कोई चेंज नहीं आता। नहीं आता सर। इसका मतलब मुझे ये पता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6 कार्बन, और 6 क्या है? स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव? दिस सजेस्ट दैट ऑल 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। क्लियर है? ये था पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया मैंने क्या किया? ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कराया। हाइड्रोक्सिल अमाइन आपको पता है NH2OH। तो मैंने देखा क्या बनाया? ऑक्साइम बन गया कुछ इस तरीके का। ऑक्साइम में क्या होता है? ये CH डबल बॉन्ड NOH बन गया, ऑक्साइम बन गया। और जब मैंने ग्लूकोज का हाइड्रोजन साइनाइड HCN से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? साइनोहाइड्राइन बन गया। ये दोनों टेस्ट ने क्या बताया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में डेफिनेटली कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अभी अपन एल्डिहाइड कीटोन पढ़ के आए थे, मैंने बताया था कि जब कार्बोनिल ग्रुप HCN के साथ रिएक्ट करता है तो CN ग्रुप उस पर अटैच हो जाता है और एक OH ग्रुप अटैच हो जाता है। और जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब मेरा कार्बोनिल ग्रुप, तो ऑक्साइम बन जाएगा। तो दीज टू रिएक्शन व्हाट इट प्रूव्स दैट डेफिनेटली ग्लूकोज इज कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। यहां तक क्लियर है? पहला एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि ग्लूकोज स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन की। दूसरे ने, जब मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराया तो ऑक्साइम बना। ऑक्साइम ने ये प्रूव किया कि डेफिनेटली सर 6 कार्बन भी है और एक कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। बट अब तक ये पता नहीं चला कि वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड वाला है या कीटोन वाला है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये था दूसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जब मैंने ब्रोमीन वाटर से ट्रीट किया, किसको? ग्लूकोज को। ब्रोमीन वाटर क्या होता है बच्चा पार्टी? सर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सबको पता है। और एक चीज और मैं बता चुका हूं आपको बिल्कुल शुरुआत से कि जब मैंने एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराता हूं तो व्हाट आई गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट आई सी व्हेन आई ट्रीट ग्लूकोज विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, तो मुझे क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, मतलब एक COOH मिल जाता है। इसका मतलब यहां पर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है, ना कि कीटोन। तो दिस इंडिकेट दैट कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्लियर है बच्चा पार्टी? 1 बाय 1 सारे एविडेंस बताता जा रहा हूं। पहला HI के साथ रिएक्ट किया, क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होके स्ट्रेट 6 कार्बन की चेन समझ में आ गई। दूसरे केस में जब मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराया NH2OH के साथ तो मेरे को ऑक्साइम मिला। HCN के HCN के साथ रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन साइनाइड मिला। तो व्हाट आई फाउंड इज कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन की, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है,
तीसरा, जब मैंने इसको ब्रोमीन वाटर के साथ एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया तो क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड COH में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, बता रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं। अगला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जब मैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराता हूं, क्या करता हूं, ग्लूकोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराता हूं तो क्या मिलता है मुझे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है। क्या मिलता है बच्चा पार्टी, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराने पे क्या होता था बच्चा पार्टी, याद करो, OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी OH ग्रुप का जो H है वो क्या होता है, इस CH3CO वाला ग्रुप जो है, CH3CO वाला ग्रुप जो है वो उस H को रिप्लेस कर लेता है। इसका मतलब 5 जगह ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब 5 जगह क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन ने क्या बताया, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज ने क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। क्लियर है बच्चों, ये सब रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं कि जब मैंने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया तो व्हाट आई फाउंड इज आई गेट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, मतलब 5 जगह एसिड, ये जो CH3CO ग्रुप आके जुड़ गया। इसका मतलब सर 5 जगह जो है वो OH में से H रिप्लेस हुआ है। तो जब होगा ना, जब 5 जगह OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इस रिएक्शन ने ये भी बता दिया कि कितनी जगह OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 जगह। तो अभी तक अपन ने जो जो स्ट्रक्चर के एविडेंस देखे उसमें क्या क्या समझ में आ रहा है सर, पहली बार में स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की, हाइड्रोक्सिल अमाइन के केस में मुझे ये पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तीसरा, जब मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर लिया तो मुझे ये पता चल गया कि वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है। चौथा, जब मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया ग्लूकोज को तो मुझे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला, मतलब 5 OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सर। अगला देखो, जब मैंने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कराने से सैकेरिक एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सैकेरिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। और जब मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करा रहा हूं, जैसे HNO3 वगैरह ले रहा हूं, तो ग्लूकोनिक एसिड जो है वो जो है ग्लूकोनिक एसिड इस तरीके का बन रहा है। देखो, ये ग्लूकोनिक एसिड था, कब बना था, अभी मैंने बताया था। ग्लूकोनिक एसिड कब बना था, जब मैंने इसको एक ब्रोमीन वाटर से ट्रीट किया था ग्लूकोज को। अब जब मैंने ग्लूकोनिक एसिड को फिर ऑक्सीडाइज किया तो व्हाट आई फाउंड इज कि 2 जगह जो है COH ग्रुप आके जुड़ गया। इसका मतलब एक कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, जब मैंने इसको HNO3 फॉर एग्जांपल, जब मैंने ग्लूकोनिक एसिड को HNO3 से ट्रीट कराया, यहां देखो, इधर देखो, ग्लूकोनिक एसिड को जब मैंने HNO3 से ट्रीट कराया तो व्हाट आई फाउंड इज आई फाउंड सैकेरिक एसिड, मतलब 2 जगह कार्बोनिल COH ग्रुप आके जुड़ गया। एक जगह तो ऑलरेडी था, ये तो ऑलरेडी था, यहां आके जुड़ गया। इसका मतलब ये CH2OH किस में कन्वर्ट हो गया, COH में। कब, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होता था बच्चा पार्टी, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड के में। तो ये जो रिएक्शन है, जब HNO3 के साथ ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन जो सैकेरिक एसिड दे रही है, वो क्या बता रही है कि इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं प्राइमरी जो है OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो क्या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। क्लियर है बच्चा पार्टी, क्लियर है, सब चीजें समझ में आ रही है। एविडेंसेस है, 1 बाय 1 मैं आपको बताता जा रहा हूं, इन सब का PDF मिल जाएगा, इसको रीड आउट भी कर लीजिएगा, बहुत ईजी सी चीजें हैं। ठीक है, सारी रिएक्शन अपन करके आ चुके हैं अभी तक। तो अभी तक मुझे ये चीजें समझ में आ चुकी है। क्या क्या चीजें समझ में आ चुकी है कि सर कार्बन की 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ठीक है, 6 कार्बन की चेन है, उसमें एक क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि सर अभी आपने CHO ग्रुप हमेशा एंड पे ही होगा, या तो इस एंड पे हो गया, इस एंड पे होगा। कैसे पता चला था ये बात, जब मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ या फिर HCN के साथ रिएक्ट कराया था। दूसरा, जब मैंने दूसरी रिएक्शन क्या थी, याद करो, जब मैंने पेंटा एसीटेट लिया था, पेंटा एसीटेट मतलब 5 OH ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है। तो OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 5। अभी पता नहीं कैसे जुड़े हुए हैं, वो मैं बताऊंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 5। इसमें से, इन 5 में से एक कोई कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसी केस में ग्लूकोनिक एसिड क्या यील्ड कर रहा है, सैकेरिक एसिड दे रहा है। तो इन सब एविडेंस के बलबूते पे मैंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए। तो पहला स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया गया, तो वो जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था उसे बोलते हैं अपन फिशर प्रोजेक्शन, और वो कुछ इस तरीके से आया। कार्बन कितने कार्बन है, आइए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 एक चेन में है। एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। एक क्या प्राइमरी 1 डिग्री प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये सब एविडेंस ने मुझे यील्ड किया ये फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या फर्क होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए मैं बताता हूं। एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे, ऊपर CHO ग्रुप जोड़ेंगे, नीचे CH2OH लगाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं सर। ये अब 2 कार्बन जोड़ दिए, बचे कितने कार्बन, 4 कार्बन। देखो 1
2 3 और ये 4 कार्बन। यहां तक कोई भी डाउट नहीं। अब बस क्या करना है, राइट साइड में OH लिखते जाओ, सिर्फ सेकंड को छोड़ के, और जहां OH लिखा है उसके लेफ्ट में H लिखते जाओ, सिर्फ सेकंड को छोड़ के, और सेकंड में जस्ट क्या कर दो, इसका उल्टा। तो दिस इज माय ग्लूकोज, ये है मेरा ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन, ये मेरा है ग्लूकोज। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? कैसे याद रखना है सर? CHO ऊपर, CH2 नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन, दूसरे कार्बन फर्स्ट, ये जो सेकंड ये वाला कार्बन को छोड़ के बाकी सब में राइट साइड में OH डाल दो, बाकी लेफ्ट में HH जोड़ दो, सेकंड में जस्ट उल्टा, उसका उल्टा कर दो। तो ये फिशर प्रोजेक्शन था, साइंटिस्ट ने दिया था, फिशर ने ये एक स्ट्रक्चर दिया था, इसके बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। ये तो क्लियर है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों है, ये क्लियर है इसमें CHO ग्रुप क्यों है, ये क्लियर है इसमें 6 कार्बन ही क्यों है। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, C6H12O6। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है सर। अब ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, 2 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है। कौन सी? एक D कॉन्फ़िगरेशन, एक L कॉन्फ़िगरेशन। फिशर प्रोजेक्शन में कौन कौन सी प्रोजेक्शन देखी जाती है? एक D और एक L, D कॉन्फ़िगरेशन एंड L कॉन्फ़िगरेशन। सर वही D मतलब डेक्स्ट्रो, L मतलब लेवो? नहीं, D वो स्मॉल d था बच्चा, ये क्या है, कैपिटल D। कैपिटल D और कैपिटल L जो होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है, ये ओरिएंटेशन बताता है कि किस तरीके से मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, वो कैसे ओरिएंट कर रहा है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताता। दिस D एंड L डज नॉट टेल अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये लिख लो, दिस D, कैपिटल D एंड कैपिटल L डू नॉट, it does not tell about optical activity of glucose, ठीक है। मतलब वो क्या होते थे, वो स्मॉल d एंड स्मॉल l होते थे, ऐसे लिख लो तो याद रहेगा। डेक्स्ट्रो लीवो होता है स्मॉल d स्मॉल l। ओके बच्चा पार्टी। अब इस कैपिटल D और कैपिटल D बताते क्या है, ये बताते हैं ये मान लो ये बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कि किस तरीके में मेरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, किस पोजीशन पे OH ग्रुप राइट में है, किस में लेफ्ट में। तो ये कैसे बताते हैं, देखो मैं समझाता हूं। इसको समझने के लिए, D और L कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या ले लिया? ग्लाइसिल एल्डिहाइड, ग्लाइसिल एल्डिहाइड, ठीक है। अब ग्लाइसर एल्डिहाइड मैंने ले लिया। जैसे ग्लाइसर एल्डिहाइड होता क्या है, मैं आपको बता के दिखा देता हूं। ये मेरा ग्लाइसर एल्डिहाइड होता है। एक होता है CHO, ठीक है बच्चा पार्टी, एक होता है H, एक होता है OH, और यहां होता है CH2OH, ठीक है। ये मेरा है ग्लाइसर एल्डिहाइड। इस किसी भी एलिमेंट के अंदर मुझे अगर कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो कैसे बनाता है? हमेशा कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या चीज देखनी चाहिए? OH की पोजीशन देखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? एसिमेट्रिक कार्बन के रिस्पेक्ट में। अब एसिमेट्रिक कार्बन क्या चीज होती है? एसिमेट्रिक कार्बन ऐसा लोएस्ट ग्रुप ऑफ कार्बन होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर जिसके उस कार्बन से जितने भी 4 और एलिमेंट जुड़े हुए हैं वो चारों अलग अलग है। जैसे ग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए? 1 2 3 और ये 4। बिल्कुल सर, चारों ग्रुप क्या अलग अलग है? बिल्कुल। इसलिए ये वाला कार्बन क्या कहलाता है? मेरा एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक कार्बन। अब इस एसिमेट्रिक कार्बन जैसे ही मुझे मिल गया किसी भी कंपाउंड में, मैं ये अलग समझा रहा हूं, इसको फिर ग्लूकोज के अंदर लेके आऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एसिमेट्रिक कार्बन अगर मुझे मिल गया, अब इस एसिमेट्रिक कार्बन के अंदर OH की पोजीशन देखते हैं। अगर इस एसिमेट्रिक कार्बन में OH अगर मेरा राइट साइड में है, इफ पहला केस, अगर एसिमेट्रिक कार्बन है मेरा, ये यहां मेरा OH फॉर एग्जांपल राइट साइड में है, यहां H है, ठीक है। अलग पेन से लिख देता हूं जिससे अपन को क्लियर हो जाए। यहां मेरा H है, यहां मेरा CHO है, और यहां मेरा क्या है? CH2OH है। अब इस एसिमेट्रिक कार्बन में OH कहां है सर? राइट में। तो राइट में हमेशा लिखेंगे इसको D, राइट इंडिकेट कैपिटल D। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? D कॉन्फ़िगरेशन। किसकी? ग्लाइसर एल्डिहाइड की। तो इसे बोलते हैं कैपिटल D ग्लाइसर एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैपिटल D ग्लाइसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड तो है ही है ये, क्योंकि ये है, पर अगर OH एसिमेट्रिक कार्बन के राइट में है तो इसको कैपिटल D ग्लिसर एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर मेरा OH लेफ्ट साइड में है, इफ सेकंड, अगर मेरा OH लेफ्ट साइड में है,
अगर मेरा OH लेफ्ट साइड में है तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, इसका हो जाएगा कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि इस केस के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन के लेफ्ट में, यहां है लेफ्ट में है क्या OH ग्रुप, इसमें राइट में है क्या है OH ग्रुप। ये चीज प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं इसको जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमेशा कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एसिमेट्रिक कार्बन। क्यों सर, क्योंकि ये कार्बन चेक करो, इस कार्बन का क्या है CH2OH, इसमें 2 हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्बन को एसिमेट्रिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, सिमिलर ग्रुप आ गए ना, वही कार्बन एसिमेट्रिक कहलाता है जिसमें चारों ग्रुप क्या है अलग अलग तरीके से है। जैसे इस कार्बन में चारों क्या है अलग अलग, इसलिए इसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अब जब एसिमेट्रिक कार्बन के राइट साइड में OH है तो उस वाले स्ट्रक्चर को कैपिटल D बोलेंगे, और जब एसिमेट्रिक कार्बन के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, एल स्ट्रक्चर या एल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब ग्लूकोज की बात करते हैं। अभी यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें। बेसिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था क्या होता है, सब बच्चों को आई थिंक याद होगा। कैसे अभी बताते हैं, देखो CH2OH, यहां तक क्लियर है? यहां था, सॉरी अभी भूल गए आप, CHO था, ठीक है, यहां क्या था CH2OH, ठीक है, और बाकी 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, यहां तक कोई भी डाउट नहीं। सर अभी आपने बताया था यहाँ OH था, यहाँ OH था, यहाँ OH था, ठीक है सर, यहां था H, यहां था H, यहां था H, और इस सेकंड वाले कार्बन में ये कॉन्फ़िगरेशन उल्टी थी। ये तो मेरा बेसिक फिशर प्रोजेक्शन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रक्चर में चेक करो। इस वाले में सबसे पहले लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कैसे निकालेंगे, नीचे से चेक करो, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? नहीं। कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन है? ये। इस कार्बन में OH कहां पर जुड़ा हुआ है? राइट साइड में, तो इसका नाम क्या होगा? कैपिटल T ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? कैपिटल T ग्लूकोज। प्लीज राइट इट डाउन। इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल D। क्यों? क्योंकि सर जो मेरा एसिमेट्रिक कार्बन है उसके राइट साइड में है OH ग्रुप। ठीक है, अब मैं अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ठीक है बाकी सब एज इट इज लिख लो। ये H है, ठीक है, H OH H OH, ठीक है, H OH, और यहां आ गया मान लो H, और इस जगह आ गया मान लो OH। अब इस केस के अंदर चेक करिए, इस केस में लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH ग्रुप कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में, तो इसका नाम क्या होगा? L ग्लूकोज। क्या नाम होगा इसका बच्चा पार्टी? L ग्लूकोज। प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, ये वाला ओरिएंटेशन तो सेम ही रहेगा। ये जो OH, ये वाला जो है ना सेकंड, ये वाला देखो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये तो फिशर प्रोजेक्शन है, बस लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में अगर OH राइट में है तो D ग्लूकोज, और OH अगर लेफ्ट में है तो क्या बोलेंगे इसको? L ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि इसमें OH क्या है? लेफ्ट साइड में है, ये है लेफ्ट साइड में है OH, लेफ्ट में OH, और ये राइट में OH। ठीक है, आप सब बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, राइट में OH। ठीक है, देखो L वाला याद रखना इजी है, लेफ्ट फॉर L। ठीक है, तो बचा हुआ D। ये था फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन का क्लियर है, कोई भी कंसेप्ट नहीं। अब पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सर पर, लेकिन जब अपन ने ये स्ट्रेट चेन या फिशर प्रोजेक्शन पढ़ लिया है तो साइक्लिक पढ़ने की जरूरत ही क्यों है? क्यों जरूरत है? क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें डीमेरिट होंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स है कि ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, कुछ सर्टेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को फिर फर्दर पढ़ने की जरूरत पड़ी या साइंटिस्ट को पढ़ने की जरूरत पड़ी। क्या क्या डीमेरिट्स थे ओपन चेन स्ट्रक्चर के, वो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला क्या डीमेरिट था वो समझेंगे। तो फर्स्ट डीमेरिट वाज कि जब भी मैं किसी कार्बोनिल ग्रुप को, व्हाट आई फाउंड इज, जब भी मैं किसी कार्बोनिल ग्रुप को जब मैं शिफ्ट बेस के साथ रिएक्ट कराता हूं, जैसे मान लो NH2R, ये क्या था? शिफ्ट बेस था, यहां तक कोई था। जब मैं इसको RNH2 मान लो अमाइन ग्रुप से रिएक्ट कराता हूं तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेता था? याद करो, ये रिएक्ट करके कुछ इस तरीके की रिएक्शन बना देता था, C डबल बॉन्ड NR। ये था शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस। तो जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप, जब भी कोई
कार्बोनिल ग्रुप मेरा अमाइन, प्राइमरी अमाइन मान लो, या 1 डिग्री अमाइन से जब मैं रिएक्ट कराता था तो शिफ्ट बेस बनता था प्रोडक्ट में। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज, जब मैं ग्लूकोज का केस देखता हूं, जब मैं ग्लूकोज लेता हूं तो ग्लूकोज में भी सर आपने बताया था कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और उसको जब मैं RNH2 से रिएक्ट कराता हूं तो मुझे इस केस में शिफ्ट बेस नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे क्यों नहीं मिला सर? जब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसका मतलब मिलना चाहिए था, बट ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के केस में ये चीज मुझे नहीं मिली। यहां तक कोई भी डाउट नहीं? क्लियर है? पहला डीमेरिट ये था, क्या था कि कार्बोनिल ग्रुप जब अमाइन से रिएक्ट कराता है तो शिफ्ट बेस बनता है, बट ग्लूकोज के केस में ये शिफ्ट बेस नहीं मिला। ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि ये नहीं मिला, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। दूसरी बात, जब मैं सेकंड जो है मेरा सेकंड रिएक्शन में देखता हूं, जब भी मैंने कार्बोनिल ग्रुप को, फॉर एग्जांपल जब भी मैंने कार्बोनिल ग्रुप को सोडियम हाइड्रोसल्फाइड NaHSO3 से रिएक्ट कराता था, NaHSO3, तो आप सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है O-, ठीक है, Na+ और SO3H। याद करिए, OSO2H SO3H ऐसे जुड़ता है या नहीं जुड़ता? पर ग्लूकोज के केस में NaHSO3 के साथ भी कोई भी रिएक्शन देखी नहीं गई। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस NaHSO3 के साथ जब मैंने ग्लूकोज को रिएक्ट कराया तो नो रिएक्शन वाज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों रिएक्शन का क्या मतलब है कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर, डेफिनेटली वो फ्री नहीं है। जैसे आपने CHO ऊपर फ्रीली दिखा दिया ना, वो फ्री नहीं है। अगर वो फ्री होता तो वो पहले केस के अंदर भी अमाइन के साथ रिएक्ट करके शिफ्ट बेस बना लेता, और अगर वो फ्री होता तो दूसरे केस के अंदर भी वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, पर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरा CHO ग्रुप जो है ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर बताती है फ्री है, वो फ्री नहीं है। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? नहीं। ठीक है। अगला क्या डीमेरिट था? ये 2 डीमेरिट क्लियर है? ठीक है। अपन देखते हैं कि ग्लूकोज के क्या है, 2 डिफरेंट अपन को स्ट्रक्चर या 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म देखी जाती है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो ग्लूकोज है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखे जाते हैं, एक अल्फा फॉर्म में देखा जाता है ग्लूकोज, और एक बीटा फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है। अब सर ये होती क्या है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म? दे आर दी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। अब इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि जो अल्फा फॉर्म होती है वो क्या होती है, और यहां बीटा फॉर्म होती है वो क्या होती है। अभी बताता हूं। ठीक है। सबसे पहले ये जान लो होता क्या है। जो ग्लूकोज होता है वो 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है, एक अल्फा फॉर्म बोलते हैं, एक को बीटा फॉर्म मिलते हैं। बट ये जो ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन थी ना, वो ये अल्फा और बीटा फॉर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वो तो सिर्फ D और L कॉन्फ़िगरेशन ही बता पाया, फिशर प्रोजेक्शन था। इसका मतलब ओपन चेन में कुछ ना कुछ लोचा है या नहीं है, इसलिए अपन को साइक्लिक फॉर्म पढ़ने की जरूरत पड़ी। यहां तक कोई भी डाउट है? ठीक है। अब अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या होता है उसको लिख लीजिए। अल्फा फॉर्म क्या होती है? ये जब अपन जब मैं क्रिस्टलाइजेशन करता हूं ग्लूकोज को, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, एट 303 केल्विन। 303 केल्विन पे जब मैं ग्लूकोज को क्रिस्टलाइन करता हूं तो अल्फा फॉर्म मिलती है। ठीक है। और जब मैं इसको ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज करता हूं किसे? 373 केल्विन पे, तो क्या मिलता है? बीटा फॉर्म मिलती है। क्या मिलती है? बीटा। 373 या 371 भी लिखा है कई बुक्स में। तो ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, और ये क्या है? एट 373 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट, अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चा पार्टी? अल्फा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 419 केल्विन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 419 केल्विन। ठीक है। और बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। ये तो कुछ अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की मैंने बात बता दी आपको, बट बेसिकली यहां ये बताना चाहता हूं कि ग्लूकोज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। बट ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी could not explain this structure। तो 3 डीमेरिट्स बताए मैंने आपको। पहला डीमेरिट ये बताया कि कार्बोनिल ग्रुप अमाइन के साथ रिएक्ट करके शिफ्ट बेस बनाता है, बट ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग।
दूसरा, जब NaHSO3 के साथ रिएक्ट कराया कार्बोनिल ग्रुप को तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए था, बट ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता NaHSO3 के साथ। तो ये दोनों ने क्या बताया कि ग्लूकोज के अंदर these two reaction that tells us that glucose do not have free CHO group, फ्री CHO ग्रुप नहीं है ग्लूकोज के पास। तो ओपन चेन में तो फ्री दिखा रहा है सर, इसका मतलब ओपन चेन सही नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होनी चाहिए ग्लूकोज की, बट अल्फा और बीटा फॉर्म भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया ये कौन सा, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसलिए अब नेक्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, जिसको अपन हैवर्ट्स स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर, चलो पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा गया क्यों, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ने क्या की, सारी डीमेरिट्स को दूर कर दी। अभी बात करते हैं वो डीमेरिट्स कैसे दूर करी। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, जब मैं ग्लूकोज के C5 कार्बन का OH को और C1 कार्बन के कार्बन को इस तरीके से अटैच करता हूं, एक रिंग में इन्वॉल्व कर देता हूं, तो क्या बनता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ा होता है। इस कार्बन में इजीली दिखा जा रहा है कि फ्री जो CHO ग्रुप है, डू नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर, डू नॉट हैव फ्री CHO ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है। देखो क्या फर्क है, ये OH फर्स्ट कार्बन से आके जुड़ गया इस तरीके से, ऐसे। क्लियर है। तो दिस इज व्हाट साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए इसने क्या किया, दिस एक्सप्लेन दैट व्हाई द रिएक्शन विद अमाइन डू नॉट गिव शिफ्ट बेस एंड NaHSO3 के साथ क्यों रिएक्शन नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि जब फ्री CHO ग्रुप ही नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप मेरा फ्री नहीं है, तो रिएक्ट कैसे करेगा सर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, तो पहला डीमेरिट तो इसने दूर कर दिया। दूसरा, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म की बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जो अल्फा और बीटा फॉर्म नहीं कर पा रही थी, पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ने अल्फा और बीटा फॉर्म को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे कर दिया, देखो, जब पहले कार्बन को, और देखो इसमें जो फर्स्ट कार्बन में OH कहां है, राइट पर है, इसमें फर्स्ट कार्बन पे क्या है, OH लेफ्ट में है। जब OH राइट में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज। वाई डी, क्योंकि देखो डी क्यों बोला था, मैंने बताया था ना कि इसके अंदर कार्बन OH राइट में था। अब बीटा डी में क्या होगा, बस बीटा डी के अंदर एक फर्क होगा कि OH जो पहला कार्बन पे राइट में था, यहाँ OH क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट कार्बन का अंतर है ना अल्फा और बीटा में, तो इसलिए पहले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, और इन दोनों को आपस में एनोमर्स कहा जाता है। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर में आती है, बिल्कुल आती है। क्या दोनों फॉर्म्स को कहा जाता है, एनोमर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों केस में सिर्फ और सिर्फ कार्बन 1 में ही अंतर होता है। इस केस में कार्बन 1 पे राइट में OH होता है और बीटा फॉर्म में लेफ्ट में OH होता है। यहां तक क्लियर, क्लियर। दोनों का पहले कार्बन में फर्क है, इसलिए पहले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन भी कहा जाता है। तो अल्फा और बीटा फॉर्म किसने एक्सप्लेन की, साइक्लिक स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन की। क्लियर है बच्चा पार्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्वर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लियर है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर को और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है पायरेनोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, पायरेनोज। क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो पायरेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उससे मिलता जुलता है। क्या होता है, पायरेन इस तरीके का कंपाउंड होता है, सी 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 सी, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है रिंग में। तो ये 5 कार्बन की रिंग को क्या बोलते हैं, पायरेन। और ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो पायरेन से मिलता जुलता होता है, इसलिए उसको पायरेनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या जाता है, पायरेनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो बताइएगा, नहीं होगा मेरे हिसाब से डाउट, ठीक है। अब पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने ये अल्फा ले लिया, अल्फा में राइट में OH था, इससे मेरे को पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो वन बाय वन समझेंगे। पहले मैं बना के दिखाता हूं आप बच्चों को, ठीक है, फिर आप इससे मैच करेंगे अपन। देखो
देखो अभी बना के दिखाता हूं कैसे बनाते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये मान लो मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये तो बन जाएगा, अभी बनाया था अपन ने, इजी है सर। पांचवा जो कार्बन है ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6। ठीक है, जो पांचवा कार्बन है और वो पहला कार्बन इस तरीके से लिंक होगा कि कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, और बाकी मैंने इस तरीके से एज इट इज बना दिया। ये क्या है, मेरा अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है ये, अल्फा, क्योंकि राइट में है ना OH, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो इसका पायरानोज स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, या इसका हॉवर्ड स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे। कितने कार्बन की चेन बताई थी मैंने अभी सर, 5 कार्बन की, और एक क्या होता है उसमें ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से चेन बनेगी। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन है या नहीं है, बिल्कुल। अब इसमें क्या है, इस तरीके की वर्टिकल लाइंस खींच लो, 1 2 3 4 और 5। अब देखो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर और नीचे एलिमेंट्स जोड़ने हैं, किस तरीके से, बहुत ध्यान से देखो। अब जितने भी कार्बन है उसका नेमिंग कर लो पहले, इसको मान लो 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, और 6 पे CH2OH लिख दो चुपचाप। ये तो CH2OH था और एक H था, यहां तो H था, इस तरीके से। अब बाकी ग्रुप किस तरीके से जोड़ने, बहुत ध्यान से दिखेंगे। देखो जितने भी राइट में है, जो राइट में जो एलिमेंट है उसको क्या डाउन में लिख दो। राइट में जितने भी एलिमेंट है ना, राइट में, उसको नीचे लिख दो, उसको क्या कहते हो, नीचे लिख दो, या लोअर नीचे लिख दो। क्या कर दो, राइट में जितने भी एलिमेंट है उसको नीचे लिखना है। नीचे नीचे मतलब लो, तो कार्बन में राइट में कितना क्या है, OH, तो OH को नीचे लिख दो। सेकंड में OH भी नीचे लिख दो। थर्ड पे OH कहां है, थर्ड पे राइट में क्या है, H। फोर्थ के राइट में क्या है, OH लिख दिया। और जो लेफ्ट में बचा हुआ उसको ऊपर लिख दो। आइए लेफ्ट में बचा क्या है, यहाँ H बचा है, यहाँ H बचा है, यहाँ OH बचा है, और यहाँ H बचा है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, हॉवर्ड्स स्ट्रक्चर। क्या आ जाएगा, हॉवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्या किया, राइट वाले को नीचे लिख दिया, RN, ऐसे याद कर लो, RN, राइट वाले को नीचे। ठीक है, राइट को नीचे, कैसे, राइट को नीचे, क्लियर है। तो राइट वाले को जब नीचे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, हॉवर्ड्स स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो यही बना या नहीं बना, देखो फर्स्ट में H ऊपर OH नीचे। ठीक है, फर्स्ट में H ऊपर और OH नीचे है या नहीं है, बिल्कुल, मेरे वाले स्ट्रक्चर में भी तो इस तरीके से ही बनेगा। देखो H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH, याद कुछ भी नहीं करना है, बस ये याद रखना है। ये स्ट्रक्चर भी याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है, जो मैंने आपको अल्फा और बीटा का मेन स्ट्रक्चर बनाया था, उससे क्या ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल उससे ये बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि ये पायरानोज से मिलता जुलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज पायरानोज। क्लियर है बच्चों, बहुत इजी है, दिखने से थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर देखो बनाया कितनी जल्दी बन गया या नहीं बन गया, बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने एज इट इज बना दिया, पर इसको भी बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो राइट को नीचे लिख के अपन बना लेंगे हॉवर्ड्स स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन, ये तो था अल्फा डी ग्लूकोज की। अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, उस केस में भी देखो C1 के राइट में H है, तो जो राइट में होगा उसको क्या कर देंगे, नीचे लिखते चलेंगे। तो उसी तरीके से जो बीटा फॉर्म का भी क्या है, जो है अपन हॉवर्ड्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर है बच्चा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन फ्रक्टोज पे। तो फ्रक्टोज भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर वही होता है, C6H12O6। कैसे मिलता है, सुक्रोज को जब वाटर से रिएक्ट कराता हूं इन एसिडिक मीडियम, तो दो एक मॉलिक्यूल मिलते हैं, दोनों एक तरीके के फॉर्मूला है, बट एक क्या होता है, ग्लूकोज होता है, एक क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। बट फ्रक्टोज इज व्हाट, फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं अपन, कीटोहेक्सोज बोलते हैं। इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है, और ग्लूकोज को क्या बोलते थे, एल्डोहेक्सोज बोलते थे, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रक्टोज की। जैसे कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है, सेकंड वाले कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऊपर नीचे CH2OH होता है, सेकंड कार्बन पे क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन इस तरीके से अरेंज होते हैं कि HOH OH OH HH। ये मेरा स्ट्रक्चर अपन को ध्यान में रखना है। दिस इज व्हाट, फ्रक्टोज। इस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप होता है, और ये क्या होता है, लेवोरोटेटरी होता है। लेवोरोटेटरी बोले तो देखो क्या होता है, अगर मैं यहां पर देखूं फ्रक्टोज में, तो देखो डी फ्रक्टोज, यहां तक तो सर समझ में आता है। डी क्यों, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन के राइट में OH ग्रुप है। फ्रक्टोज क्योंकि सर सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। बट ये माइनस, और ये जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में लिखा ये प्लस, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस चीज को समझते हैं। देखो क्या होता है, जब भी मैं ग्लूकोज के केस में देखता हूं, तो ग्लूकोज के केस में, अल्फा डी ग्लूकोज के केस में क्या होता है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसके थ्रू पास होती है, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देता है, तो वो खुद क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। बट इन केस ऑफ फ्रक्टोज, या कहे बीटा डी फ्रक्टोज मैं बोलूं, तो
बीटा डी फ्रक्टोज के केस में प्लेन पोलराइज लाइट किस में रोटेट होती है, लेफ्ट में, इसलिए उसकी जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहां हमेशा नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है दैट इट इज लेवोरोटेटरी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी कैपिटल एल काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन को अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी के केस के लिए अपन यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज का उसी तरीके से बाय एडिशन ऑफ OH एट C5 टू दी कार्बोनिल ग्रुप। जो C5 का OH है, ये कार्बन का OH ग्रुप था, और C2 पे जो कार्बोनिल ग्रुप था उनका क्या है होगा, आपस में एडिशन होगा इस तरीके से, और ये मेरे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया तो अब इसका हावर्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जो फ्रक्टोज का हावर्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज। ग्लूकोज के साइक्लिक हावर्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, पायरेनोज, क्योंकि वो पायरेन की तरह मिलता जुलता था। ये किसकी तरह, फ्यूरेन की तरह मिलता जुलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज। फ्यूरेन होता क्या है, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है जिसके अंदर 4 तो कार्बन होते हैं बच्चा और 1 ऑक्सीजन होता है, और ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको फ्यूरेन बोलते हैं। और इस तरीके के इसका स्ट्रक्चर होता है, हावर्ड स्ट्रक्चर किसका, फ्रक्टोज का, इसलिए उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज बोलते हैं। कैसे होता है स्ट्रक्चर, उसी तरीके से बनता है। वही राइट वाले जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कम एलिमेंट्स थे उनको नीचे लिखते चले और लेफ्ट वाले को ऊपर लिखते चले, तो इस तरीके से मुझे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज मिलता है। क्लियर है, बहुत इजी है, ये तो वही पुरानी बातें हैं, बस अपन को स्ट्रक्चर बनाना है। अब आगे बात करते हैं अपन डाइसैकेराइड की। अब ये तो थे मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब डाइसैकेराइड क्या होता है, जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो मिलेंगे तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो लॉस क्या होता है, वाटर का। 2 डाई मतलब दो मोनोसैकेराइड मिलके जब मेरा एक नया सैकेराइड बनाते हैं बाय लॉस ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ समथिंग, इज नोन एज डाइसैकेराइड। अब इस डाइसैकेराइड में क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, किसी ना किसी लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, उस लिंकेज को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा बहुत अच्छा एग्जांपल है पहला डाइसैकेराइड का, सुक्रोज। सुक्रोज कैसे मिलता है, जब मैं एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज क्या करेंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज को आपस में रिएक्ट कराऊंगा, और इनके जब अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, C1 कार्बन, और बीटा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, C2 कार्बन, इनका जब आपस में क्या कराऊंगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कराऊंगा, तो क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा। कुछ इस तरीके से चेक करिए, ये ग्लूकोज है, इसका जब C1 कार्बन और इसका किसका, फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन, C2 कार्बन, ये जो मेरा है C2 कार्बन, इनका आपस में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा इस तरीके से, और क्या बनेगा, सुक्रोज मिलेगा बाय लॉस ऑफ वाटर। दिस इज हाउ सुक्रोज इज फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, सेकंड डाइसैकेराइड का, माल्टोज। सुक्रोज के केस में अल्फा डी ग्लूकोज और क्या लिया था, बीटा डी फ्रक्टोज लिया था। इस केस में क्या लेंगे, दोनों जगह अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में रिएक्ट कराते हैं, पर एक का कार्बन C1 और एक का C4, ये याद रखना। माल्टोज के केस में C1 और C4 दोनों किसका लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज का लेना है। क्या बनेगा, मेरा माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा, ये रहा मेरा माल्टोज। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, C1 C2 सुक्रोज, C1 C4 दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, माल्टोज। क्लियर है। नेक्स्ट लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनेगा, जब मैं एक बीटा डी गैलेक्टोज और एक बीटा डी ग्लूकोज लूंगा। सर ये गैलेक्टोज तो आपने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ा देते हैं। देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क होता है, दोनों बीटा डी है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन 4 के अंदर जो अरेंजमेंट होता है उसका फर्क होता है। अगर कार्बन 4 के अंदर H ऊपर और OH नीचे हुआ तो इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, बीटा डी ग्लूकोज। बट अगर OH ऊपर और H नीचे तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, लैक्टोज। एनसीईआरटी की हर एक लाइन बाय लाइन कवर है इसमें, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड मतलब जब लार्ज चेन ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड में अपन 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे स्टार्च, दूसरा अपन पढ़ेंगे सेलुलोज और तीसरा अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। पहली बात करते हैं अपन स्टार्च की। स्टार्च अपन ने बहुत ज्यादा अपन डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। प्लांट से मिलता है और बहुत सारी चीजों से अपन को स्टार्च मिलता है। आलू से मिलता है, पोटैटो से मिलता है। तो दीज आर सोर्सेज ऑफ स्टार्च। स्टार्च के 2 मेन कंपोनेंट्स। स्टार्च क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। अल्फा ग्लूकोज की जब लॉन्ग चेन मिलती है तो क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज
और एक होता है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोस क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और अमाइलोपैक्टिन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोस के अंदर कितने परसेंट स्टार्च होता है, 15 से 20% स्टार्च होता है, और अमाइलोपैक्टिन के अंदर कितना होता है, 80 से 85, 80 से 85% स्टार्च होता है। मेरे साथ साथ ये बातें सुनते जाइए और याद होती जाएगी। क्लियर है, स्टार्च के बारे में क्लियर है। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है, ये पॉलीमर होता है। तो इस तरीके से ये होता है मेरा अमाइलोज। सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में लिंक होते हैं, और इनके लिंकेज को क्या बोलते हैं, अल्फा लिंक बोलते हैं। बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं, अल्फा लिंक। अल्फा डी ग्लूकोज से कैसे कैसे कार्बन मिलेंगे, C1 और C4, C1 और C4। जैसे मैंने बताया था 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं, तो C1 और C4 क्या बनाते हैं, माल्टोज। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो माल्टोज में क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। जब बहुत सारों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइलोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइलोज बन जाएगा। क्लियर है, अब अमाइलोज ये बन गया। अब अमाइलोज के अंदर क्या है, ये मेरा अमाइलोज, जैसे मान लो एक मेरा है अमाइलोज की चेन है। इस अमाइलोज की चेन में ये जो कार्बन C1 है और ये C2 पे जो OH था, ये जब आपस में लिंक बनाते हैं, ब्रांच करते हैं, C1 और C6, और इस तरीके की ब्रांचिंग क्या कहलाती है, मेरी अमाइलोपैक्टिन कहलाती है। क्या कहलाती है, अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, इतना एक बार इसको ध्यान में रख लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे वो मैंने बनवा दिया आपको। ये सब स्ट्रक्चर भी एक एक चीज हो, उसको एक एक बार इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर कितने परसेंट स्टार्च होता है बच्चा पार्टी, सर 80 से 85% स्टार्च होता है। ठीक है, ये मेरा क्या है, अमाइलोपैक्टिन है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज आपको पता होगा मोस्टली क्या होता है, जैसे प्लांट्स में मिलता है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज होता क्या है, ये भी पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें क्या होता है, स्टार्च के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज की पॉलीसेकेराइड चेन होती है। इसके अंदर किसकी होती है, ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये बीटा डी ग्लूकोज ही मिलता है, आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बीटा डी ग्लूकोज कैसे कैसे मिलता है, वो भी सर C1 और C4 के थ्रू। देखो, जब भी ग्लूकोज का लिंकेज होता है ना, हमेशा C1 और C4 याद रखो, C1 और C4। तो C1 और C4 किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। किस केस में, सेल्यूलोज के केस में। स्टार्च के केस में क्या था, C1 और C4 का लिंकेज था, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये चीजें तो बच्चा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है किसका, सेल्यूलोज का। देखो C1 और C4, ये C1 है, ये C4 है, ये C1 है, ये C4 है। इस तरीके से पॉलीसेकेराइड की चेन बनेगी। इसे बोलेंगे बीटा लिंक बोलते हैं। इस केस में क्या बोलते हैं, बीटा, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा डी, बीटा लिंक। ठीक है, ये सेल्यूलोज है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपने बायोमोलिक्यूल की, जिसे बोलते हैं अपन प्रोटीन। डे टू डे लाइफ में आप मम्मियां, सबकी अपनी मम्मी बोलती है दालें खाओ, पनीर खाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो भी प्रोटीन की इंपॉर्टेंस जानते हैं। तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। ये चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या क्या होता है, मिल्क होता है, चीज होता है, पल्सेस होती है, पीनट होता है, फिश होता है, मीट होता है, एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, मेन सोर्सेस ऑफ क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन वर्ड आया कहां से, ग्रीक वर्ड प्रोटियास, प्रोटियास से आया। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है, प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे लाइफ को मतलब अच्छे से वो करने के लिए। अगर मान लो प्रोटीन क्वांटिटी कम होती है, आदमी वीक होता जाता है। ठीक है, तो मैं सब बच्चों से कहूंगा कि एग्जाम टाइम आने वाला है, प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छे मात्रा में लीजिए, दालें खूब खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में नॉन वेजिटेरियन वाले बच्चे भी प्रोटीन ले, जिससे उनका दिमाग जो है बहुत अच्छे से दौड़े। ठीक है, तो प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस होता है प्रोटियोस का नाम। प्रोटीन क्या होता है, इट इज द पॉलीमर। पॉलीमर बोले तो सर, पॉलीमर बोले तो लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन ऑफ व्हाट, अल्फा अमीनो एसिड्स। पॉलीमर क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड के, वो सॉरी, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर होता है किसके, अल्फा अमीनो एसिड के। अभी बताएंगे अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है। अल्फा अमीनो एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, ऐसे एसिड्स बोले जिसके अंदर एक तो अमीनो ग्रुप होता है और एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब अल्फा सर क्यों बोलते हैं, देखो ये मेरा COH है, इस COH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से क्या है, अमाइन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आया, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उस अल्फा कार्बन से अगर अमाइन जुड़ा हुआ तो इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। इसमें एसिड भी है और अमाइन ग्रुप भी है, इसलिए बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। तो ये जो कार्बन की प्लेसिंग है, उसके कार्बन पे जो सॉरी अमाइन की प्लेसिंग है जिस कार्बन पे, इसलिए इसको अल्फा अमीनो कहते हैं। अगर मान लो कुछ इस तरीके से प्लेसिंग होती, R C C C O O H और यहां पर होता मेरा NH2 फॉर एग्जांपल, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये क्या होता है, बीटा अमीनो एसिड। बट अपन इस चैप्टर में या इस बायोमोलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेसिंग ऑफ अमाइन ग्रुप इन डिफरेंट
carbon with respect to COH is known as alpha, beta, delta amino acid. But in this chapter we'll study only about alpha amino acid. अल्फा बोले तो सर अल्फा कार्बन पे अगर अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ, अल्फा कार्बन बोले तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अब अल्फा अमीनो इसका नॉमेनक्लेचर की बात करें अगर अमीनो एसिड की, तो इनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता अमीनो एसिड की नॉमेनक्लेचर की। जैसे इनका क्या मतलब इसको एक ट्राइबल नेमिंग होती है इनकी। जैसे ग्लाइसिन करके एक क्या होता है अमीनो एसिड होता है। ग्लाइसिन नेम क्यों पड़ा? देखो ग्रीक में एक वर्ड होता है ग्लाइकोस, ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है स्वीट, इसलिए स्वीट टेस्ट वाले अमीनो एसिड को ग्लाइसिन बोल दिया। क्लियर है? नो सेट ऑफ रूल। बट एक चीज ध्यान में क्या रखनी है कि जनरली 3 लेटर वर्ड से अपन इसको डिनोट करते हैं, इसको अमीनो एसिड को GLY बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइसिन। अब दूसरा टायरोसिन होता है। जैसे टायरोसिन क्या होता है ग्रीक में, टायरोस मतलब होता है चीज, तो जो चीज से अमीनो एसिड मिलता है उसको मैंने टायरोसिन बोल दिया। तो देयर इज नो स्पेसिफाइड रूल ऑफ नेमिंग अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई इनके ट्राइबल नेम से इनका नाम पड़ा है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अब इंपॉर्टेंस क्या रखता है ये चीजें जो मैं बता रहा हूं कि अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन। अमीनो एसिड 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। अभी मैंने बताया कि देखो NH2 पे लोन पेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है सर बेस, जो H+ डोनर होता है वो होता है एसिड। इसमें तो दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है और COH जो एक बहुत अच्छा एसिड होता है। तो जब अगर COH ग्रुप ज्यादा होगा और अमाइन ग्रुप कम होगा तो ये ऐसे वाले अमीनो एसिड क्या कहलाते हैं एसिडिक। देखो COH ज्यादा अमाइन कम, अगर अमाइन ज्यादा COH कम तो क्या कहलाएगा बेसिक, और अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर है तो ऐसे क्या कहलाएंगे न्यूट्रल। ऐसे अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे न्यूट्रल कहलाएंगे, ठीक है। सर जरा एग्जांपल बता दीजिए। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिडिक अमीनो एसिड की बात करूं तो जैसे मान लो एस्पार्टिक एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड की बात अगर मैं करूं इसका एग्जांपल बता रहा हूं, समझा रहा हूं। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, देखो नाम ही है एस्पार्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है बस R जो एल्काइल ग्रुप की जगह क्या है COH ग्रुप जोड़ दो, तो इसको ऐसे बोलते हैं COH CH, ये क्या आ गया NH2 और ये है COH, दिस इज माय एस्पार्टिक एसिड। तो देखो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं 2, अमाइन ग्रुप कितना है 1, तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो इसलिए क्या होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड। अब अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक का एग्जांपल क्या होता है, ठीक है, आर्जिनिन। क्या होता है आर्जिनिन, क्या है बेसिक अमीनो एसिड है। इसके अंदर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ये तो लिख लो एक जगह एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक अमीनो एसिड की बात करें अगर अपन, सेकंड बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक बोले तो जिसमें सर बेसिक ग्रुप NH2 ग्रुप ज्यादा है, तो एग्जांपल आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या होता है इसका स्ट्रक्चर देखो या इसका फॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है, ये NH2, ठीक है, डबल बॉन्ड NH, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यह N, यह H, ठीक है, एक NH2 एक NH, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, दिस इज व्हाट एस आर्जिनिन। तो नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा है ना, देखो 1 2 3 4, तो ये क्या है बेसिक अमीनो एसिड है। क्या है बच्चा पार्टी बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। अब न्यूट्रल की बात करें तो एलेनिन, क्या होता है एलेनिन, तीसरा यही लिख देता हूं न्यूट्रल। न्यूट्रल का एग्जांपल है एलेनिन, एलेनिन। इस केस में क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, आर की जगह क्या कर दो बस CH3 ग्रुप जोड़ दो, क्या CH3 CH, ये NH2 और ये क्या हो गया COH। तो इसके अंदर नंबर ऑफ COH और नंबर ऑफ NH2 ग्रुप सेम है ना, तो ये क्या कहलाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाता है, ठीक है। और अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक और COH ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड। ये तो था पहला क्लासिफिकेशन। और किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड बोले तो ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिनको बाहर से रिक्वायर्ड होता है, वो कहलाते हैं इसेंशियल। देखो इसेंशियल वर्ड है बट बॉडी में नहीं होता। नॉन इसेंशियल जो बॉडी में सिंथेसाइज होते तभी तो वो इसेंशियल है, नहीं है
क्योंकि वो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही वही तो इसेंशियल है, क्योंकि वो बाहर से चाहिए, ऐसे याद कर लो। तो अगला क्लासिफिकेशन क्या है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल बोले तो दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, हेंस इट इज रिक्वायर्ड थ्रू डाइट, एंड दैट कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी इज नोन एज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है अमीनो एसिड्स की? कलरलेस होते हैं सर, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ये एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों सर? क्योंकि इसमें एसिड भी है और बेस भी है, इसलिए क्या करते हैं, एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। इनका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? क्योंकि जब मैं किसी अमीनो एसिड को वाटर में डालता हूं तो ये COH क्या करता है सर, ये COH क्या करता है, H+ रिलीज करता है, और जो ये H+ रिलीज करता है वो कौन खा लेता है, ये NH3 खा लेता है, ये अमाइन ग्रुप ही खा लेता है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम कंपाउंड पर ही जनरेट होता है, जिसे बोलते हैं अपन ज्विटर आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयन, ज्विटर आयन। तो दिस तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है, एम्फोटेरिक नेचर। क्यों? H+ भी रिलीज कर रहा है और H+ खा भी रहा है। तो वाटर में जैसे ही मैं अमीनो एसिड को डालता हूं तो COH क्या करता है, H+ रिलीज करता है। वो H+ कौन एक्वायर कर लेता है, NH2 एक्वायर कर लेता है, अमीनो ग्रुप जो है वो एक्वायर कर लेता है, और इस पे क्या आ जाता है, आयंस जनरेट हो जाता है, इसलिए इसको ज्विटर आयन कहते हैं। बेसिकली ये होता न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है ना, तो इस तरीके का ज्विटर आयन बनता है। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं, ये तो थी सर प्रोटीन के अमीनो एसिड्स की बात। अब अमीनो एसिड में होता क्या क्या है, एक चीज और स्टडी कर लो कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कैसे करते हैं? अगर किसी भी अमीनो एसिड में असिमेट्रिक कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे ये एलेनिन के अंदर ये कार्बन है, इस कार्बन के अंदर चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नोट कर लो इस बात को, अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब एसिमेट्रिक कार्बन है। अब इन केस ऑफ ग्लाइसिन देख लो, ग्लाइसिन के अंदर ये जो कार्बन है, कोई ना कोई ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जो सिमेट्रिक है। क्यों सर? क्योंकि इसमें दोनों H ग्रुप सेम है। अगर सेम है तो ये सेम है, इसका मतलब एसिमेट्रिक कार्बन है, ये नहीं है। एसिमेट्रिक नहीं है तो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। अगर मेरे किसी भी अमीनो एसिड में एसिमेट्रिक कार्बन ही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और कोई भी एक सिमेट्रिक कार्बन आ गया तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है बच्चों? तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल दी नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? अब प्रोटीन बनता कैसे है, देखो दो अमीनो एसिड लिए, मैंने, एक ले लिया ये और एक ले लिया ये। इन दोनों में क्या किया, इस COH और इस NH2 में क्या हुआ, यहां से H आया और यहां से OH आया, और क्या है, वाटर रिलीज हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल। और क्या यहां से CO और NH का बॉन्ड बन गया या नहीं बन गया, CONH। इस CONH के बॉन्ड या लिंकेज को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। इस तरीके से आपस में अमीनो एसिड जुड़ते हैं, किसके थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। कैसे जुड़ते हैं, समझ में आ गया, जब वाटर रिलीज होता है इस तरीके से। इसे पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप ऑफ पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अगर दो अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं तो एक लिंकेज बनता है, उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड। व्हेन टू अमीनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म वन पेप्टाइड लिंकेज, इट इज नोन एज डाइपेप्टाइड लिंकेज। अगर तीन अमीनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, ट्राइपेप्टाइड लिंकेज बनता है। चार होता है तो टेट्रा, और बहुत सारे अगर अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं तो कौन सा लिंकेज बनता है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनता है। क्लियर है? यहां तो कोई भी डाउट? ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड जो पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलस प्रोटीन। ऐसे जैसे नाम है ना वैसे ही होता है। जैसे फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, स्ट्रेट चेंज होती है, फाइबर्स की, प्रोटीन्स की स्ट्रेट चेन अकर करती है। कैसे सर, इस तरीके से देखो, ये मेरा फाइब्रस प्रोटीन है। जब पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, देखो यहां CONH, इस तरीके की स्ट्रेट चेन जो होती है ये बनाती है मेरी क्या, फाइब्रस प्रोटीन, जो आपस में क्या होती है, पैरेलल रन करती है। व्हेन दी पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब होता क्या है, एक चेन है, ये मेरी मान लो एक चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपस में कैसे लिंक करती है, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू। ठीक है, क्लियर है बात? तो बट ये आपस में पैरेलल रन करती है, इसलिए क्या होती है, फाइबर के फॉर्म में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइब्रस
प्रोटीन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि आपस में ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने क्रिएटिन, बालों के अंदर जो होता है ना प्रोटीन, उसे बोलते हैं अपन फाइब्रस प्रोटीन। मसल के अंदर जो प्रोटीन होता है क्या बोलते हैं उसको अपन, मायोसिन। ये क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है बच्चा, ठीक है। आगे ग्लोबुलस प्रोटीन, ग्लोबुलस मतलब जैसे नाम ग्लोब मतलब गोल, तो वैसे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो चेन होती है वो कॉइल की तरह होती है, उसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबुलस प्रोटीन बोलते हैं। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, वाटर सॉल्युबल। इनके एग्जांपल क्या होता है, इंसुलिन एंड एल्बुमिन, ये क्या होता है, एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलस प्रोटीन होते हैं। ठीक है, वन बाय वन इसको पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। क्लियर है ग्लोबुलर प्रोटीन। अगला बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मेरे को लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझने की। अब तक तो सब याद करने की चीजें थी जो मैं वन बाय वन बताता गया। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी होता है मुख्य स्ट्रक्चर, जो कि किसी भी अल्फा अमीनो एसिड या किसी भी प्रोटीन का जो है बिल्कुल उसका मेन, मेरे को लगता है मेन स्ट्रक्चर होता है, जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में किस तरीके का अमीनो एसिड यूज किया है और ये किस तरीके का प्रोटीन है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही आप चेंज कर दोगे तो प्रोटीन ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ईच पॉलीपेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक विद ईच अदर इन अ स्पेसिफाइड मैनर। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये अमीनो एसिड है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये एक स्पेसिफाइड तरीके से अरेंज है एक गिवन प्रोटीन में, ए बी और सी ऐसे। अगर मैंने बी को ए से पहले लिया हूं, मतलब बी ए सी कर दूं, तो मैंने क्या कर दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो प्रोटीन का टाइप ही चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब एक स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड अगर अरेंज है तो वो क्या डिफाइन करता है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर दोगे तो डेफिनेटली प्रोटीन ही बदल जाएगा। क्लियर है बच्चा, ठीक है। एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर या सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है उसको अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। 2 तरीके के स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा जाता है और एक बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स बोले तो ऐसे हेलिक्स लाइक हेलिक्स बन जाता है। ठीक है, इस हेलिक्स में ये आपस में प्रोटीन CONH, एक हेलिक के का जो होता है CO जो बॉन्ड होता है वो दूसरे के NH से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। देखो यहां CO है और यहां क्या है, NH है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से इसका जो CO है वो दूसरे वाले NH से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ना सिर्फ हेलिक्स, बस एक प्लेट लाइक, ये क्या है, एक प्लेट है ना, एक मतलब 2D प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को भी क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरीके से मिलता है। हेलिक्स स्ट्रक्चर हेलिक्स फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है, उसमें हेलिक का एक CO बॉन्ड जो होता है वो दूसरे के NH से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, प्लेट्स स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके का प्लीटेड स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही मैं फर्दर फोल्डिंग कर देता हूं तो क्या बन जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। वही जो फाइब्रस और ग्लोबुलस प्रोटीन होते हैं ना, दैट आर द एग्जांपल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर या फाइब्रस या ग्लोबुलस प्रोटीन के अंदर ये 2 हेल्ड कैसे हैं, ये जुड़े हुए कैसे हैं सर। अगर इसको मोड़ तोड़ दिया आपने, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को भी और कॉइल अराउंड कर दिया या और इसको फोल्ड कर दिया आपने, तो कैसे ये एक आपस में रुके हुए हैं, स्टेबल क्यों है, ड्यू टू बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस। इनकी वजह से क्या होता है, इनके आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये हेल्ड टुगेदर करते हैं। क्लियर है बच्चों, तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्लियर है। नेक्स्ट क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। देखो अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर की मैंने बात की उसमें क्या किया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ली, किसी भी गिवन अल्फा अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस की बात करी मैंने। अब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को जब आपस में मैं जोड़ता हूं तो क्या बनता है, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। और डिफरेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनको क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं या सब यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब यूनिट। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिफर्ड टू एज सब यूनिट are arranged together in a spatial arrangement are known as quaternary structure। क्लियर है, डेफिनेशन है। आई थिंक मैंने आपको काफी चीजें समझा दी है। तो ये था मेरा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है,
तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करें, अब तो उसमें डेफिनेटली डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करनी पड़ेगी। डीनेचुराइजेशन मतलब क्या होता है? देखो, प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में, अगर मैंने उसमें कुछ फिजिकल चेंज या कुछ भी मान लो केमिकल चेंज कर दिया, फिजिकल चेंज बोले तो या तो उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, उसको गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया, या उसकी पीएच की वैल्यूज चेंज कर दी, कुछ उसको स्लाइटली एसिडिक कर दिया या बेसिक कर दिया, कुल मिला के मैंने उसके नेटिव फॉर्म में उसको रहने नहीं दिया, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है अपना डीनेचुरेशन। क्यों सर? उस फिजिकल और केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाता है? दी हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब, और उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या है? ये फोल्डिंग अनफोल्ड होने लग जाती है और स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटीन का चेंज हो जाता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। तो ओरिजिनल प्रोटीन को आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो दिस इज नोन एज डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर एक चीज याद रखना, कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। अभी मैंने कहा ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज होते क्या? प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं उस पर्टिकुलर प्रोटीन का ही डीनेचुराइजेशन करना चाहता हूं, तो ये बात ध्यान रखना कि डीनेचुराइजेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय होता है, प्राइमरी इंटैक्ट रहता है। क्यों? अगर प्राइमरी चेंज हो गया तो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने बताया ना, फिजिकल और केमिकल चेंज होने से क्या होता है? उनकी हेलिक्स खुल जाते हैं या उनके बॉन्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है? और प्रोटीन जो है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। ये नोट कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंजाइम्स की। ये था प्रोटीन की बात। अब सर एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सर कैटलिस्ट क्या होता है? मैंने अभी बताया था, कैटलिस्ट आपको समझाया था। कैटलिस्ट क्या होता है? खुद जो है रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, बट इटसेल्फ डोंट गेट कंज्यूम्ड। वैसे ही एंजाइम्स क्या होता है? बायोलॉजिकल क्या होता है? कैटलिस्ट होते हैं, जो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है ना अपने अंदर, बॉडी के अंदर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में काफी एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बायो में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। तो अब एंजाइम्स जो होता है वो पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सब्ट्रैक्ट या रिएक्टेंट पे ही एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, निकल एडिशन रिएक्शन में काम में लेते हैं, कैटलिस्ट को लेते हैं। कई केस में सिर्फ प्लेटिनियम ही लेते हैं, नहीं लेते? बिल्कुल सर। तो दीज आर सम ऑफ द केसेस ऑफ एंजाइम्स, एग्जांपल ऑफ एंजाइम। और एंजाइम्स क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है? अगला बात, अब फॉर एग्जांपल एंजाइम्स की नेमिंग जनरली होती क्या है? जैसे ये एंजाइम है, कोई वो माल्टोज को क्या कर रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका नाम क्या रखा जाता है? माल्टेज। क्योंकि माल्टोज पे एक्ट कर रहा है, इसका नाम रख दिया माल्टेज। हमेशा ASE से एंड करता है एंजाइम, ASE वर्ड से। सफिक्स क्या यूज करता है एंजाइम में? जनरली ASE, माल्टेज, अमाइलेज, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? ऐसे एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं, या तो मतलब कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस। ऐसे एंजाइम्स जो एक का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं और साइमल्टेनियसली किसी और का रिडक्शन करते हैं, उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सट्रैक्ट विद साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सट्रैक्ट आर नेम्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये लिख लीजिएगा बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में अपने इस पूरे लेसन में लेके आया हूं, तो आप चिंता मत करिएगा। ठीक है? कुछ चीजें हैं बच्चा पार्टी जो आपको याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। कोशिश थी मेरी कि मैं आपको चीजें समझाना चाहता था, स्ट्रक्चर याद कैसे कराऊं, और शायद मैं आपको समझा पाया हूं। तो अगर समझा पाया हूं तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कुछ चीजें अगर डाउट है तो मुझे प्लीज बताइएगा, मैं डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। ठीक है? तो एंजाइम्स के बारे में चीजें पता चल चुकी है। अब बात करते हैं विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? सर विटामिन ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड तो बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं अपनी बॉडी को, बट अगर उसकी कमी हो जाए बॉडी में तो बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है। क्लियर है? 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? A, D, E and K। और B और C क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। विटामिन B और विटामिन C क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। जैसे बोले तो, जैसे मैंने बताया विटामिन C की कमी से, जैसे विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जुकाम उखाम ज्यादा रहती है विटामिन C की कमी से, तो विटामिन C अपन को बिल्कुल एडिक्वेंट अमाउंट में लेना चाहिए। क्लियर है? चीजें क्लियर आई होप विटामिन के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड, अनदर वेरी क्लासी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड को समझेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने का टॉपिक है। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? जैसे ये देखो, ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, ये पापा जी है, ये पुत्र जी है, बेटा जी है। इन दोनों की फोटो देखो, एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं या नहीं मिल रहे?
अपन भी देखते हैं, मैं अपने फादर से मेरी कुछ एक्टिविटीज या कुछ मेरे शक्ल, कुछ हरकतें, आप लोग भी अपने मम्मी पापा से, आपके मम्मी पापा आपके दादाजी दादी जी से या नाना नानी से क्या है, मिलते जुलते हैं। तो ये रिजेंबल्स होता क्यों है? जीन ट्रांसफर के कारण। ये सब बायो के जितने मेरे डॉक्टर्स हैं उन सबको पता होगा सर, जीन वगैरह मेरे से ज्यादा पता होगा। बस मुझे तो ये पता है कि जीन के ट्रांसफर, जीन हेरिडिटी, इनके कारण क्या होता है, हम एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं। अब इसको केमिस्ट्री में मैं कैसे लेके आ रहा हूं देखना। देखो, जीन ट्रांसफर होता किसके, सेल वेल के लेवल पे होता है या नहीं होता? बिल्कुल। अब सेल में होता क्या है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। इनकी वजह से क्या होता है, अपन एक दूसरे की, मतलब जो अपन है अपने एंसेस्टर्स या अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं। तो ये जो जीन ट्रांसफर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स लाइक proteins and nucleic acid which is present in chromosomes, which is present in nucleus, and nucleus is a part of cell. main होता है न्यूक्लियस, ये तो सब डॉक्टरों को पता होगा मेरे साथ, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखो, न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। किसका, न्यूक्लियोटाइड। इसलिए इसको और क्या कहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे अपन, एक डीऑक्सीराइबोस जिसे बोलते हैं डीएनए। डे टू डे वर्ड अपन डीएनए कहीं ना कहीं सुनते हो, बोलते क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए। ये दो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करता हूं तो तीन चीजें मुझे मिलती है, क्या क्या, पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लिक एसिड में होता क्या है बच्चों, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसको जानने के लिए मैंने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस किया। तीन चीजें मिली, क्या क्या तीन चीजें मिली, पहली पेंटोज शुगर, दूसरी फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा क्या मिला मुझे, बेसिस। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ये चीज होती क्या है। पहला पेंटोज, पेंटोज मतलब वापिस होता है पांच कार्बन होते हैं। पेंटोज शुगर में क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 दो तरीके के पेंटोज शुगर होता है, एक डीएनए में होता है और एक आरएनए में होता है। डीएनए में कौन सा पेंटोज शुगर होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए के अंदर कौन सा पेंटोज शुगर होता है, बीटा डी राइबोज। इन दोनों में सिर्फ ये फर्क होता है, इसके अंदर जो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन में कोई भी OH ग्रुप नहीं होता, इसलिए इसको 2 डीऑक्सी कहते हैं, और इसके अंदर OH ग्रुप होता है, इसलिए इसको बीटा डी राइबोस बोलते हैं। तो ये पेंटोज शुगर होती है, कौन कौन से, एक होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस और एक होती है बीटा डी राइबोस होती है। बीटा डी राइबोस किसमें होती है, आरएनए में। बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस किसमें होती है, डीएनए में। दिस इज पेंटोज शुगर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था अपना दूसरा केमिकल कंपोजिशन में, क्या था, फॉस्फोरिक एसिड। सब बच्चों को पता है H3PO3, ये मेरा फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, H3PO3, ये होता है मेरा न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तीसरा क्या होता है अपना बेसिस। बेसिस होता है क्या है, बेसिकली बेसिस आर दी नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। डीएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये चार तरीके के बेसिस होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चा पार्टी, बेसिस डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। क्या क्या लेटर होता है, देखो एडेनिन डिनोटेड बाय लेटर ए, गुआनिन डिनोटेड बाय लेटर जी, साइटोसिन सी एंड थायमिन टी। बस ये याद कर लो, ये याद कर लोगे तो आरएनए के बेसिस तो इजीली याद होंगे। आरएनए में देखो तीन तो सेम होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। बस एक क्या होता है, यूरेसिल होता है इसके अंदर एक्स्ट्रा, बस ये याद रख लो। तो ये चार बेसिस होते हैं। डीएनए के अंदर कौन से चार बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, और आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये चार तरीके के बेसिस आरएनए में होते हैं। क्लियर है, तो केमिकल कंपोजिशन क्लियर है। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो केमिकल कंपोजिशन से ही तो स्ट्रक्चर बनेगा। अभी बताया था सर, तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है, एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक बेस। तो तीनों कैसे मिलते हैं, देखो शुगर में आके फॉस्फोट ग्रुप जुड़ता है और एक शुगर में क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस पर बात करें, ये याद हो गया ना बच्चों, डेफिनेटली न्यूक्लिक एसिड क्लियर हो जाएगा आपको। अभी मैंने बताया था केमिकल कंपोजिशन में ये तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्या क्या, पेंटोज शुगर, क्या इसमें है, बिल्कुल। फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 इसमें है। तीसरा बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी है। तो तीनों मिलकर क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर किसका बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड का बनाएगा। क्लियर है सॉरी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि
जो बेस होता है वो डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या है, वो ध्यान रखना। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, AGTC, ठीक है। और उसके अंदर 3 से होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और चौथा यूरेसिल, किसके अंदर, आरएनए के अंदर, बस वो अलग होता है। अब बेसिस इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब देखो मुझे पता चल चुका है मुझे पेंटोस शुगर में क्या क्या जोड़ना है, एक H3PO3 ग्रुप जोड़ना है और एक नाइट्रोजन बेस जोड़ना है, नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है। स्ट्रक्चर 2 स्टेप में बनता है। कैसे कैसे? पहला स्टेप देखो, अभी मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, क्या होता है बच्चा, न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट, अच्छे पॉलीमर होता है। ये किसका? न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही तो बोलते हैं। देखो अभी बताया था, देखो कहां गया, हाँ ये रहा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही तो होता है। व्हाट? न्यूक्लिक एसिड आर दी चेन ऑफ, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब मुझे जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता कैसे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है। स्टेप 1 कैसे बनता है न्यूक्लियोसाइड? जब मैं पेंटोस शुगर को जब मैं बेस से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है बच्चा पार्टी? न्यूक्लियोसाइड। तो देखो ये मेरा क्या है, पेंटोस शुगर है यहां तक। तो पेंटोस शुगर के जब मैं फर्स्ट कार्बन पे जब मैं बेस जोड़ दूंगा, नाइट्रोजनस बेस, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? दिस इज स्टेप 1 ऑफ दिस स्ट्रक्चर। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जॉइंड या ऐड बेस टू पेंटोस शुगर। व्हाट विल बी फॉर्म, न्यूक्लियोसाइड विल बी फॉर्म्ड। पहला स्टेप क्लियर है। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या करेंगे, क्या बचा है, 2 चीजें तो उसे जोड़ दी, तीसरी चीज क्या बची है, H3PO3। तो बस न्यूक्लियोसाइड में क्या कर दो, H3PO3 जोड़ दो, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो यहां तक तो मेरा क्या था बच्चा, न्यूक्लियोसाइड था। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, H3PO3 वाला ग्रुप जोड़ दिया, फॉस्फोरिक एसिड वाला। किस पे जोड़ते हैं, बस ये ध्यान रखना है, 5' कार्बन पे जोड़ते हैं। तो ये मेरा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। पहला स्टेप में क्या आता सर, पहले में पेंटोस शुगर को मैंने बेस से रिएक्ट कराया, बेस जोड़ा मैंने पेंटोस शुगर के अंदर, क्या बना, न्यूक्लियोसाइड बना। न्यूक्लियोसाइड में क्या करा, 5' कार्बन पे H3PO3 मॉलिक्यूल जोड़ दिया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड का क्या करना है, इसकी पॉली कंपाउंड, मतलब इसकी चेन ही तो बनानी है, पॉलीमर ही तो बनाना है। ये काम ही मुख्य था, 2 स्टेप में था पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है बच्चों, बायोमोलिक्यूल से न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो मैंने जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, बस वैसे से एक्सप्लेन करते जाइए, गारंटीड 100% मार्क्स आएंगे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सर। अब न्यूक्लियोटाइड, मान लो मेरे 2 न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। अब 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे कैसे, बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ा था, वैसे 2 न्यूक्लियोटाइड को किससे जोड़ेंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जोड़ेंगे। कैसे, देखो मेरे को यहां पे 5' पे फॉस्फोरस ग्रुप था, और जो शुगर, जो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, उसका जो 3' वाला कार्बन है, उसको इस तरीके से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये क्या है, मेरा क्या बन गया, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गया। ये क्या, डाइन्यूक्लियोटाइड भी तो एक न्यूक्लिक एसिड हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल सर हुआ। क्लियर है यहां तक, कैसे, ठीक है। अब ऐसे ही शुगर, फॉस्फेट और बेस, अब फॉस्फेट के थ्रू ही तो दोनों शुगर जुड़ रही थी, तो ये लॉन्ग चेन ऑफ मेरी क्या हो गई, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसे क्या बोलेंगे अपन, एक सिंप्लीफाइड वर्जन है या नहीं है। अभी मैंने बताया था क्या, डाइन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, देखो शुगर, बेस और फॉस्फोरस एसिड दोनों इस तरीके से जुड़े थे। ये जो 3' वाले कार्बन से क्या, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाता है या नहीं बनाता, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। अब ये फॉस्फोडाइस्टर लैंग्वेज को मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन में बना दिया। कैसे, इस तरीके से, देखो शुगर है, पहले स्टेप में क्या किया था, शुगर को बेस में से जोड़ा था, ये हुआ था न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में मैंने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में लिंक करके न्यूक्लिक एसिड बना दिया, नहीं बना दिया। ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ही इंफॉर्मेशन देती है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज गिवन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे प्रोटीन का मुख्य इंपॉर्टेंट बात थी, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक दिस इज क्लियर। बहुत मैंने इस तरीके से ही बनाई है ये चीजें कि आपको बहुत इजीली समझ में आए। थ्योरेटिकल बनाता ना तो बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। क्लियर है बच्चों,
नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, अब डीएनए के बारे में बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड में अपन स्ट्रक्चर जान चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के थे मैंने बताया था, डीएनए आरएनए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सिंप्लीफाइड वर्जन बता दिया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? इंफॉर्मेशन बताता है किसके? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, पेंटोस कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, वो कौन बताता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। एक्सप्लेन डीएनए या एक्सप्लेन दी डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए स्ट्रक्चर किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने। इसे वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। हेलिक्स स्ट्रक्चर तो अभी बताया था ना कैसे होता है। तो इसमें डबल स्ट्रैंड होता है, दो, 1 और ये 2, दो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों आपस में किस जुड़े हुए होते हैं? कैसे? ये दोनों आपस में बेसिस के थ्रू जुड़े होते हैं। इसका बेस और इसका बेस आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब कौन कौन से बेस जुड़ते हैं? एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थाइमिन के साथ। ये याद रखना, ये याद रख लेना। कौन कैसा बॉन्ड बनता है? एडेनिन और थाइमिन का डबल बॉन्ड बनता है। एडेनिन और थाइमिन का कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। तो दोनों हेलिक्स स्ट्रक्चर जुड़ेंगे कैसे? बेस के थ्रू। बेस आपस में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड आपस में, कौन कौन से बेसेस जुड़ेंगे आपस में? एडेनिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाता है? थाइमिन के साथ। दूसरा कौन सा बचा? साइटोसिन और ग्वानिन। और साइटोसिन और ग्वानिन आपस में बॉन्ड बनाएगा। ये था एडेनिन और थाइमिन। साइटोसिन और ग्वानिन आपस में बॉन्ड बनाता है। और साइटोसिन और ग्वानिन कौन सा बॉन्ड बनाता है बच्चा पार्टी? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। क्लियर है? डीएनए, अरे सीआईडी वाईडी देखते हैं ना, एसीपी प्रद्युमन, ठीक है। तो वो डीएनए की बातें करते रहते हैं ना कि इसका तो डीएनए निकालना पड़ेगा, किसने खून किया है। ये वही डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। दो हेलिक्स आपस में जुड़ेंगे कैसे? बेसिस के थ्रू। बेसिस भी कैसे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। कैसे कैसे हाइड्रोजन बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बनाएगा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा, एक्स्ट्रा चीज है। और साइटोसिन किसके साथ बनाएगा? ग्वानिन के साथ बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कभी भी क्या सर एडेनिन और साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडेनिन थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द डीएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं आरएनए का। ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर ही होता है आरएनए का, ठीक है। आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। आरएनए होता है, आरएनए इसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा होता है टीआरएनए, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब इनका काम क्या होता है अभी मैं समझाता हूं, देखो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। 3 तरीके के आरएनए होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स वॉटसन और क्रिक डीएनए स्ट्रक्चर होता है। अब इनके बारे में लिख लो कि एमआरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए, देखो आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम होता है। ये भी लिख लो यहां पे, अगर मैंने लिखा नहीं है कहीं, तो आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन, लिखना चाहिए था, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब देखो प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे करेगा। अब प्रोटीन सिंथेसाइज करने में ये तीनों चीजें कैसे कैसे काम में आती है, देखो। एमआरएनए, एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, जैसे नाम है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेज लाता है। कहां से? डीएनए से। डीएनए से मैसेज लाता है कि भाई ऐसा प्रोटीन बनेगा। डीएनए से मैसेज कैरी करता है और बताता है उस साइट पे जाके कि अमीनो एसिड को कि इस तरीके का प्रोटीन बनाओ, ठीक है। तो एमआरएनए का काम क्लियर है। इट ब्रिंग द मैसेज, इट कैरी द मैसेज फ्रॉम डीएनए, कैरी दी मैसेज फ्रॉम डीएनए। क्लियर है? यहां तक था एमआरएनए की बात। अब बात करते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्या करता है बच्चा पार्टी? ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड को। कहां पर ट्रांसफर करता है? जहां प्रोटीन बनने जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज की साइट पर। तो इट ट्रांसफर अमीनो एसिड टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे प्रोटीन बन रहा है, सिंथेसिस। तो उसको कौन लेके आता है? अमीनो एसिड को कौन लेके आता है? प्रोटीन सिंथेसाइसिस की साइट पे ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए।
आरएनए करता क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है अल्फा अमीनो के एसिड की हेल्प से। तो पहला एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए मैसेज कैरी करता है डीएनए से, भाई सुनो इस तरीके का आपको वो बनाना है प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड लेके आओ, कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है उसे बोलते हैं अपन राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है, काम है इन तीनों चीजों के। मेरे को लगता है मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में समझा दिया है थोड़ा गला भी बैठ गया है। तो ये है मेरा आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। क्लियर है बच्चों? तो ये तीनों के काम क्लियर है, ठीक है। अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, अभी बता दिया। डीएनए इज रिजर्व फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, डीएनए से। याद है ना, किसने खून किया तो उसको खून, फिंगरप्रिंट्स, तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी क्या होता है, इसका एक बहुत ही अच्छा वो होता है, एक एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट क्या, फिंगरप्रिंट सर किसी भी आदमी के यूनिक होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं, क्योंकि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है वो हर एक आदमी का यूनिक होता है। अगर मैंने मान लो यहां पर कोई फिंगरप्रिंट दे दिए इस बोर्ड पे, तो मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होगा, वो आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी मेरे डीएनए से मैच कर जाएगा। क्लियर है बच्चों पार्टी? तो दिस वाज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मैंने पूरा आपको ट्राई किया एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ाने के लिए। एक पूरा पीडीएफ लाके आपको दे दूंगा, तुरंत शेयर करूंगा, जिससे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही है तो मैंने कोशिश किया कि उसको ट्रैक फैन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाऊं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मोर और लाइक समझाने से ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली जब नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें रह रही है वो मैं नीट वाले सेशन में कवर कराऊंगा, वो समझाने की चीजें। बट एनसीईआरटी में इतना ही है, मोर देन इनफ एनसीईआरटी में है ये जो मैंने कराया। एनसीईआरटी में इससे कम ही मिलेगा आपको, ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कुछ चीजें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये समझ में नहीं आया, बेझिझक। तो अपन उस सेशन को डेफिनेटली रिपीट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मन लगा के पढ़ो, और अगर मेरा एफर्ट आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो यार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स और आपके लाइक और आपके क्रिटिसिज्म भी डेफिनेटली हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं और अच्छे एफर्ट करूं, ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा पोर्शन कवर हो चुका है, कुछ थोड़ा सा अपना बचा है पार्ट, वो भी मैं खत्म करा दूंगा। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डेफिनेटली, चिंता मत करिए, आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखेंगे, अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। आपके साथ के लिए अभी तक थैंक यू, और आगे भी मेरा ऐसे साथ देती रहिएगा, और साथ देने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके गाइज, टेक केयर, पढ़ाई अच्छे से करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है।